मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन एजुकेशन डायरेडो क्लास 12। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस। आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के वो कहाँ से डिराइव्ड हुए। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक तो या तो वो ऑब्जर्वेशन से आए थे या एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, फिर उनका नेचर क्या था कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे, जनरल गाइडलाइंस। आज हम उससे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, पहला देर का आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस होती है इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए कि देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन हमें कहाँ मिल जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसके आपके पास ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन आपके पास है, आप उस सॉल्यूशन को लगा सकते हो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला कहता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। क्या देता है ये? मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट देता है। इंसाइट का मतलब क्या है? देखो, क्या होता है इसके अंदर, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में मैनेजर को अलग अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक है, जब वो एक काम कर रहा है और उसको पता है इस काम को करने में ये मिस्टेक आई है, ठीक है, जब वो दोबारा रिपीट करेगा उस काम को, तो वो उस काम में वो प्रॉब्लम को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि प्रीवियस टाइम में जब उसने पहले वो वर्क किया था तो उस वर्क में ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये क्या देता है मैनेजर्स को? इंसाइट। इंसाइट होता है अपने खुद अंदर बात करके देखना, अपने खुद अंदर ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी आपके रिसोर्सेज आप ये ट्राई करोगे कि उन सबका क्या हो, बेस्ट से बेस्ट यूज हो पाए, कोई भी रिसोर्सेज आपका वेस्ट ना जाए। अब रिसोर्सेज चाहे वो मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे मनी हो, और या फिर आपका मैन पावर हो, आपको सबका अच्छे से यूज करना है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि इफेक्टिव कब होगा? जब आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो क्विक, जल्दी लिए जाए और बैलेंस्ड हो। ये नहीं कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए फेवरेबल हो, किसी और के लिए क्या हो, अच्छा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है साइंटिफिक डिसीजंस। ये तो हम शुरू से पढ़ते आने की मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। साइंस क्या बताती है? कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, कारण और परिणाम के बीच में संबंध। ठीक है, तो इस साइंटिफिक डिसीजंस क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो ना, जैसे हमने किसी मैनेजर से कोई काम करवाना है तो उसको पहले नेसेसरी ट्रेनिंग दे दो, भाई इस काम को करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद आप इस काम को बिना मिस्टेक के कर सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसीजन, कोई भी काम देने से पहले आपको उसकी क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अब क्या कहता है हमारे पास, देखो बेटा, वेट ए मिनट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, लोडशील है। मतलब जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो एनवायरमेंट की नीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वैसे वैसे आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो आप पहले से मैथड अडॉप्ट करके आ रहे हो आप वही मैथड अडॉप्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको किस चीज में हेल्प करता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी करने में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कब बनेगा? जब आपके मैनेजर्स क्या होंगे? एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट मतलब वो काम करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपकी क्या करता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल। अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, या तो यही 7, 6 और 4 मार्क्स दोनों में से डेफिनेट है, एक में तो आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले किसने दिए? हेनरी फ्योल ने। हु गिवन? हेनरी फ्योल ने दिए। और कौन सी बुक? ये जो थे ना, फ्रांस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। कौन सी बुक में? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। किस बुक में दिए? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे ना, वो फंडामेंटली ट्रू थे। मतलब इन्होंने खुद वहां पर काम करके देखा और फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, तब इन्होंने दिए। लेकिन इन्होंने देखो, पहली चीज कि ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। ठीक है, जो क्या थे? फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और कौन सी बुक में दिए इन्होंने? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। और कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने? 14 प्रिंसिपल्स दिए। जब इन्होंने ये प्रिंसिपल्स हमारे सामने दिए तो इन्होंने दो चीजें अपने माइंड में रखी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज इन्होंने बोली कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये इतने लंबे नहीं होने चाहिए,
कि आप इनको फॉलो ही ना करो। ये सिर्फ सजेस्टिव है, मतलब आपको सलाह देते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इनको फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिर कहते हैं सेकेंडली, दूसरी बात, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब फिक्स नहीं है, क्या है ये, फ्लेक्सिबल है। आप जब मर्जी चाहो इनके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ। दिए किसने, हेनरी फ्योल ने। कौन थे वो, फ्रांस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कब दिए, सॉरी कब नहीं, इन्होंने कौन सी बुक में दिए, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। और कितने प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, 14 प्रिंसिपल्स दिए। इन्होंने दो बातें बोली, एक तो वो ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, दूसरे वो फिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल आया हमारे पास क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क है, तो हमने इस वर्क को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 6 में। इसको मैंने ए को दिया, इसको बी को, इसको सी को, डी, ई एंड एफ, सबको अलग अलग काम दे दिया। अब ए को यही काम बार बार करने को मिलेगा, उसको यही काम बार बार रिपीट करना है। तो जब मैंने उसको एक को काम दिया तो वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से था, उसको वो काम करना अच्छा लगता था। ठीक है, तो उसको मैंने ये काम दिया और बोला कि आप बार बार ये काम करो। जब वो एक काम बार बार करेगा तो उस काम में क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और वो उस काम में एफिशिएंट हो जाएगा तो हमारे लिए वो सबसे अच्छी चीज है कि हमारे मैनेजर्स क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार और उत्तरदायित्व, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक आदमी को अथॉरिटी दे दी, ठीक, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको अथॉरिटी नहीं दी, ऐसा नहीं होगा। मान लो आपको आपके स्कूल में है, ठीक है, आपकी क्लास में हमने किसी बच्चे को बोला कि आप यहाँ भाई आपकी ड्यूटी है कि क्लास चुप रहनी चाहिए, लेकिन उसको राइट नहीं दिया कि वो आपको चुप करवाए, सिर्फ ये बोला कि आपकी ड्यूटी है, तो वो नहीं होगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अगर आप किसी को कोई काम दे रहे हो, उसको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, तो आपको उसको उस काम करने का राइट भी देना चाहिए, ताकि वो राइट उसको हेल्प करेगा दूसरों से काम करवाने में। ओके, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत असेंशियल होता है। डिसिप्लिन मतलब ओबीडियंस होना, जो आपसे बड़े हैं, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा है, उनकी रिस्पेक्ट करना। अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो आप अगर फॉलो कर रहा है तो उसको रिवार्ड दीजिए, नहीं दे रहा कर रहा है तो उसको क्या करो, पनिशमेंट दो। ठीक है, जैसे मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन में ये बोल रखा है कि जैसे आपने यहाँ पर ऐसा सिंबल बना देखा होगा, यहाँ सिगरेट बनी होती है और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस होता है, मतलब स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन है वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वर्कर हो। ठीक है, अगर स्मोकिंग नॉट अलाउड है तो वो किसी के लिए भी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है, देखो ये है हमारा एक बॉस M1। ठीक है, इसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट है, तो इन तीनों को, एस का भी बॉस एक है, इसका भी बॉस एक है, इसका भी बॉस एक है, मतलब इसको जो भी काम मिलेगा वो उसी एक ही बॉस से मिलेगा। लेकिन यहाँ बॉस 2 हो गए, एस के 2 बॉस हैं। अब ये वाला बॉस भी इसको काम दे रहा है और ये वाला बॉस भी इसको काम दे रहा है, तो वो किसका काम करे, नहीं समझ में आएगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको जो जवाब देना है अपने काम के लिए वो सिर्फ एक ही सुपीरियर को देना है, एक से ज्यादा को देना ना हो। अगर एक से ज्यादा को देना है तो वो रॉन्ग अप्रोच है, और अगर एक ही को देना है तो वो आपकी राइट अप्रोच है। अब कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहती है कि अगर मान लो आप एक जैसे 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो 2 अलग अलग डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, से एक ही डिवीजन बनाओ और उसी के अंदर सारा काम कराओ। जैसे देखो, देयर शुड बी 1 हेड, एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सेम है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव सेम है तो आपको एक ही प्लान फॉलो करना है और एक ही हेड बनाना है, अलग अलग हेड और प्लान बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अब कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कहता है कि हमें जो है ना, जो मैनेजर है उसको अपने खुद के फायदे को नहीं देखना, किसके फायदे को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को। अगर उसका कोई ऐसा काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है और उसको नुकसान होता है तो उसे वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिससे उसको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, उसको खुद को फायदा हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो काम उसे नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज, जो आपके कर्मचारी हैं उनको आपने क्या देना है, सैलरी देनी है। ठीक है, मैनेजर की ड्यूटी होती है कि उनको टाइम पर सैलरी मिले और उनके वर्क के हिसाब से मिले। अगर कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको अच्छे से सैलरी, ज्यादा सैलरी दी जाए। अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी सैलरी कट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो एम्प्लॉयज हैं उनको 2 तरह के सैलरी 2 वे में देते हैं, एक तो मॉनेटरी पैसे में और एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हम उनको दे सकते हैं।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो चीजें हैं। पहले हम स्टडी करते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जो बॉस होता है ना, वो सारे के सारे राइट अपने पास लेके रखेगा, कोई भी राइट किसी को देना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि कोई भी काम हो तो वो मुझसे पूछकर किया जाए, बिना मुझसे पूछे कोई भी काम ना किया जाए। वो क्या हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो आपका बॉस है वो मेन राइट अपने पास रखेगा, जो बहुत जरूरी है वो अपने पास रखेगा, और जो कम जरूरी है डेली के हैं वो क्या करेगा, उन राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में वो सारे राइट्स अपने पास जोड़कर रखता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में उन राइट्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहती है, इसके अंदर फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। जैसे ये है आपका, यहाँ ए से शुरू हुआ, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एल, एम, ये आपकी फॉर्मल लाइन है। अगर एफ को पी से बात करनी है तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन अगर एफ को बी से बात करनी है तो उसको पहले किससे बात करनी पड़ेगी, ई से, फिर डी से, फिर सी से, और फिर वो किसके पास जाएगा, बी के पास। तो ये जो लाइन है ना, आपको इसको आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्यों, कम्युनिकेशन जो होता है या तो वो टॉप से बॉटम जाएगा या बॉटम से टॉप जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है कि देखो, ऑर्डर का मतलब होता है कि जो राइट पर्सन है, जिसकी जहां पर ड्यूटी लगाई गई है, राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट जॉब, उसको अपनी जॉब पर ही होना चाहिए, जहां उसे काम करना है वो वही हो। और जो राइट थिंग्स है, जो आपकी चीजें हैं ऑफिस में, वो अपने प्लेस पर होनी चाहिए। जो हमने ये बोला राइट थिंग एट राइट प्लेस, वो होता है आपका मटेरियल ऑर्डर, क्योंकि वो क्या है, फिजिकल सोर्सेज है। और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमने क्या बोला, राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, वो क्या है आपका सोशल ऑर्डर है। ठीक है, अब आता है इक्विटी। इक्विटी कहती है कि मैनेजर को जो है ना, अपने सारे सबॉर्डिनेट के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सेम मैनर में बिहेव करना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो किसी, और इम्पार्शलिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। अगर वो किसी को जानता है, कोई उसका फ्रेंड है, तो उसके साथ तो वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, चाहे वो गलत काम कर रहा है तब भी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। और जिनको वो नहीं जानता, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तब भी उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, गलत बिहेव किया जा रहा है। तो ये इक्विटी नहीं है। इक्विटी में सबके साथ आपको इक्वल बिहेव करना है, चाहे वो आपके नॉन में हो, चाहे वो आपके नॉन में ना हो। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक बार इंप्लॉइज को अपॉइंट किया, लगा लिया, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि वो इंप्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। ये क्यों बने रहें, क्योंकि जब हमने उनको अपॉइंट किया तो हमने उनको क्या दी होगी, ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद हमने क्या किया, उनको इम्प्रूव किया, क्योंकि ट्रेनिंग दी तो उनकी नॉलेज बढ़ी है ना, नॉलेज बढ़ी है उनकी, और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम दे सकते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सैलरी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो हमें इस चीज को होने से रोकना है। जो देखिए, अब हमारे पास क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है, मीन्स द कैपेसिटी ऑफ वर्क। मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अपने मैनेज जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने थॉट्स आपको बता सके, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन आपको दे सके। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्प्लिट द क्रॉप्स। स्प्लिट द क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जब हम काम करवा रहे हैं तो हमें ये नहीं बोलना आई डू दिस वर्क, हमें क्या यूज करना है, वी। मतलब मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता, मैनेजर अकेला कोई काम नहीं कर सकता, हमें जो भी काम करना है वो मिलकर करना होगा। तो हमें हमेशा आई की जगह क्या यूज करना होगा, वी। आई डू दिस वर्क नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट डू यू यूज, वी डू दिस वर्क, हमें ये काम मिलकर करना है। ओके, तो आज हमने स्टडी किया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इसके 14 प्रिंसिपल्स। ओके, तो ये 14 प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।